हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आईटीआर को। मीन्स आईटीआर क्या होता है। आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसमें हम ये समझने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग क्या होती है, आईटीआर फाइलिंग के कौन से टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ये समझने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग की डेट कौन सी होती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं आईटीआर फाइलिंग की डेट को लेकर, और कुछ नए चेंजेस किए हैं। तो इसे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे एंड तक के जरूर देखें। एंड वेलकम टू माय चैनल स्वराज रिसर्च एंड कंसल्टेंसी। और डिटेल में समझते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को। आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न ये हमें फाइल करना पड़ता है। और आईटीआर वो लोग फाइल करते हैं जो लोग पैसे अर्न करते हैं, जो लोग पैसे कमाते हैं। मतलब कि जो जॉब करते हैं या जिसका बिजनेस है, तो वो लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मतलब कमाते ही नहीं है तो आप आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते। तो आईटीआर फाइल करना में मतलब टैक्स पे करना नहीं होता है। आईटीआर फाइल करना मीन्स अपने इनकम की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। मतलब आपकी जो इनकम की सोर्स है, मीन्स जहां से भी जितना भी इनकम मतलब आई है, जितना भी इनकम आपने अर्न किया है, उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। अब हो सकता है कि आपकी इनकम आपकी इनकम इनकम हो सकता है कि एग्रीकल्चर से आई हो, या फिर आपने कोई हाउस रेंट पे दिया हो, वहां से आपकी इनकम आई हो, आपकी सैलरी से आपकी इनकम आई हो, या आपकी बिजनेस से आपकी इनकम आई हो। तो ये सारे जो आपकी इनकम के सोर्सेस है, और इससे भी मतलब अलग जो आपके सोर्सेस है, हो सकता है कि आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके जो आपने इनकम कमाई हो, तो उसकी भी मतलब जितनी भी आपने इनकम अर्न किया है, तो उस इनकम की इंफॉर्मेशन आईटीआर डिपार्टमेंट को देना, ताकि वो आपकी आईटीआर मतलब आपकी आईटीआर को देखकर आपके मतलब आपको ये इन्फॉर्म कर सके कि आपने कितना टैक्स पे करना है। तो ये क्लियर हो गया कि आईटीआर मीन्स क्या होता है। आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न मतलब अपने इनकम की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। अब समझते हैं आईटीआर टाइप्स को। आईटीआर के 7 टाइप्स होते हैं, और ये 7 टाइप्स अपने में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आती है। मतलब अब हम इसमें ये समझेंगे कि आईटीआर 1 ये कौन फाइल कर सकता है, और किसकी इनकम कौन से सोर्स से आ रही है तो वो आईटीआर 1 फाइल करेगा, और किसकी इनकम और दूसरे कौन से सोर्स से आ रही है तो वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। तो हम इसमें यही समझने वाले हैं कि 1 2 3 4 या 7 तक जो है ये आईटीआर कौन कौन और कौन सा पर्सन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले अब हम इसमें ये समझेंगे कि आईटीआर 1 कौन फाइल करता है। आईटीआर 1 जो है इसे सहज भी कहा जाता है, और आईटीआर 1 फाइल करता है एक रेसिडेंशियल इंडिविजुअल। अब इसमें कंडीशंस समझते हैं। अब वो सैलरीड पर्सन है, पेंशन है या उसकी उसके पास वन हाउस प्रॉपर्टी है, अदर इनकम सोर्सेस है जिसमें इंक्लूडिंग मतलब सॉरी एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस। इसमें एक्सक्लूड किया गया है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, मतलब लॉटरी से आपने जो पैसे जीते हैं वो वाली इनकम इसमें ऐड नहीं होगी, और साथ ही साथ आपने हॉर्सेस की रेस से जो इनकम जनरेट की है मतलब इनकम आई है आपके पास, तो वो भी इसमें ऐड नहीं होगी अदर इनकम्स में। एंड एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम तो दी है, लेकिन अप टू ₹5000, मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है ये 5000 तक होनी चाहिए, तो वो आईटीआर 1 में आप ऐड होगी, मतलब आपको तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या समझे हम कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल पर्सन जो है, जो सैलरीड पर्सन है, पेंशन है, वन हाउस प्रॉपर्टी है, अदर इनकम सोर्सेस है, और एग्रीकल्चरल इनकम जिसकी है, जिसकी 5000 जहाँ से उसके इनकम आ रही हो, तो ऐसा इंसान आईटीआर 1 फाइल कर सकता है।
लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इन सब को मिला के, इन सब की जो टोटल करके उसकी पूरी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर आनी चाहिए, तो वो ITR 1 फाइल करेगा। अगर ये पर्सन है जिसकी सैलरी 45,000 है, या फिर हो सकता है कि 40,000 है, और उसके बाद उसका 1 हाउस प्रॉपर्टी है और वो उसने रेंट पे दी है, तो उससे भी उसकी इनकम आ रही है। तो अगर 40,000 उसकी सैलरी है एंड देन 15,000 अगर उसका रेंट आ रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है कि हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, मतलब 50 लाख तक की उसकी इनकम होनी चाहिए इन सबको मिला के, तब जाके वो ITR 1 फाइल करेगी। अब ये क्लियर हो गया कि ITR 1 किसको फाइल करना है। अब समझते हैं, तो अब हम यहाँ समझते हैं कि ITR 2 ये कौन फाइल कर सकता है। ITR 2 ये एक इंडिविजुअल या HUFs फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी इनकम बिजनेस से नहीं आनी चाहिए या फिर किसी प्रोफेशन से नहीं आनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि ITR 2 में आपकी इनकम कहाँ से आनी चाहिए और कौन सा पर्सन ITR 2 को फाइल कर सकता है। सैलरी या पेंशन फर्स्ट हो गया। सेकंड है हाउस प्रॉपर्टी। अब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी एक है या दो है तो भी चलेगा, तो यहाँ से अगर आपकी इनकम आ रही है तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। अदर इनकम सोर्सेज, अदर इनकम सोर्सेज, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से जरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस, मतलब ये जो एक्सक्लूड किया गया था ITR 1 में, जो आपका लॉटरी से इनकम आया है या हॉर्स मतलब हॉर्स रेस से आपकी जो इनकम आई है, ये ITR 1 में जो एक्सक्लूड किया गया था वो इंक्लूड किया गया है ITR 2 में। तो अब आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम लॉटरी से आई हो या फिर हॉर्स रेस से आई हो। नेक्स्ट समझते हैं, इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर आप इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी के तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपने आपकी जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आपकी इनकम कैपिटल गेन से आई है तो ये ITR 2 फाइल कर सकते हैं। फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, और एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक रहनी चाहिए तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। तो अब समझ में आ गया ITR 2 किसे फाइल करना है। ITR 1 एक सिंपल है जिसमें सिर्फ सैलरी, हाउस रेंट, अदर इनकम और एग्रीकल्चर से आपकी जो इनकम आ रही है और टोटल उसकी 50 लाख जो हो रही है, तो वो ही इंसान ITR 1 को फाइल कर सकता है। और वही ITR 2 में क्या हो रहा है कि ITR 2 में जो ITR 1 में एक्सक्लूड था वो ITR 2 में इंक्लूड होके सैलरी से आपकी इनकम आ रही है या आपकी हाउस प्रॉपर्टी से, अदर इनकम चाहे वो लॉटरी या हॉर्स रेस से हो, आप अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, आपकी इक्विटी शेयर्स से आपकी इनकम आई हो, आपकी कैपिटल गेन से इनकम आई हो, या फॉरेन एसेट या फॉरेन इनकम जो है आपकी, मतलब आप NRI हो तो भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हो। एंड जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो अगर आपकी 5,000 है तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। अब समझते हैं ITR 3। ITR 3 ये कौन फाइल कर सकते हैं, तो ये फॉर्म फाइल कर सकता है एक इंडिविजुअल HUF जिसकी इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से आई हो, वो ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। अब इनकम सोर्स इनकी कहाँ से आई है ये समझते हैं। सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब हमने ये देखा कि ITR 2 में बिजनेस और प्रोफेशन जो है अगर यहाँ से इनकम आई है तो ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज ITR 2 में आपको नहीं मिल रही वो ITR 3 में आपको मिल रही है। उसके बाद अदर इनकम एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर जो है कंपनी के वो, और जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में जिनका इन्वेस्टमेंट है वो। तो आपको ये समझ में आ गया कि ITR 3 ये कौन फाइल कर सकता है। तो ITR 2 जो था उसमें भी यही सारे पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें
एक्सक्लूड किया गया था बिजनेस और प्रोफेशन को। तो हमने यहाँ पे ITR 3 तक के क्या समझा कि ITR 1 जो है वो एक सिंपल है, जिसमें सिर्फ सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम्स आती है, जिसमें भी इनकम आपकी लॉटरी से या हॉर्स रेस से नहीं आनी चाहिए। एंड ITR 2 में हमने क्या देखा कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम में आपकी इनकम लॉटरी से आई हो या फिर हॉर्स रेस से आई हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और आप इंडिविजुअल डायरेक्टर हो, आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो आपके पास, एंड देन अगर आप NRI हो तो भी आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। आपके पास फॉरेन एसेट्स है तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ITR 2 में समझी। अब ITR 3 में हमने ये समझा कि ये सारी चीजें तो है, लेकिन साथ ही साथ आप बिजनेस और प्रोफेशन में, मतलब प्रोफेशन से आपकी जो इनकम आ रही है तो आप ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। अब ये डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं ITR 4 पर। ITR 4 ये ITR 4 जिसे सुगम भी कहा जाता है। तो ITR 4 ये कौन फाइल करते हैं? ITR 4 ये इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म फाइल करते हैं। मतलब इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म इसका यूज कर सकते हैं। ITR 4 ये जनरली स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल वालों के लिए बनाया गया है, जो कि प्रिजेंटिव स्कीम चूज करते हैं। अब ITR 1 की तरह ITR 4 में भी कुछ लिमिटेशंस दिए गए हैं। मतलब जिस तरह ITR 1 में लिमिटेशन थी कि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम 50 लाख के अंदर तक रहनी चाहिए, 50 लाख रहनी चाहिए, वैसे ही ITR 4 में भी आपकी इनकम 50 लाख तक ही होनी चाहिए और आपकी इनकम वन हाउस प्रॉपर्टी से ही आनी चाहिए, ना कि मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम नहीं आनी चाहिए। विनिंग फॉर लॉटरी, मतलब लॉटरी से भी आपके इनकम नहीं चाहिए, ना ही हॉर्स रेसेस से आपकी इनकम आनी चाहिए। अगर आप कैपिटल गेन से आपकी इनकम आ रही है तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई एसेट्स बाय करके रखे हैं तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर से दूसरी कंट्रीज से आ रही है तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर है तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी बॉरोड फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, मतलब अगर आप पुराने साल का लॉस बोर्ड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, मतलब कि अगर पुराने साल का लॉस आप इस साल कवर करना चाहते हैं तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते। तो आप ये समझ सकते हैं कि ITR 4 को सिर्फ individual and HUF firms and partnership HUF एंड पार्टनरशिप फर्म जो है वही फाइल कर सकते हैं और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। अब समझते हैं ITR 5 को। इट इज यूज्ड बाय फर्म्स, ये फर्म्स फाइल कर सकते हैं, फर्म्स जो है वो ITR 5 को फाइल कर सकते हैं। अब उसमें आते हैं LLPs, AOPs एंड BOIs एंड AJPs। मतलब LLP मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज एंड लोकल अथॉरिटीज जो है वो ITR 5 को फाइल कर सकते हैं। ITR 6 ये कौन फाइल कर सकता है? तो ITR 6 ये कंपनीज फाइल करती है अंडर सेक्शन 11 के तहत। मतलब ITR 6 जो है ये कंपनीज फाइल करेंगी, ITR 5 जो है ये फर्म्स फाइल करेंगे, और ITR 7 जो है ये ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस या इन्वेस्टमेंट फर्म्स और जो अदर एंटिटीज है वो सब जो है वो ITR 7 को फाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि ITR 5 जो है ये फर्म्स फाइल करेंगे, ITR 6 जो है ये कंपनीज फाइल करती है, और जो ITR 7 है ये ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड अदर एंटिटीज जो है ये ITR 7 को फाइल करते हैं। ITR फाइलिंग डेट। अब
अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईटीआर फाइलिंग की डेट में गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स लाए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, तो इसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि क्या रूल्स है और क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसे अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब न्यू रूल फॉर्म असेसमेंट ईयर 2024-2025 का जो नया रूल है असेसमेंट ईयर के लिए, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। बट उसके लिए अब हम ओल्ड रिज्म को समझते हैं। ओल्ड रिज्म क्या है? ओल्ड रिज्म क्या है कि मतलब आपका जो ओरिजिनल आईटीआर है, आप उसे फाइल करते थे और उसे फाइल करने की लास्ट डेट कब तक रहती थी? 31 जुलाई। मतलब 31 जुलाई तक आप आपका जो ओरिजिनल आईटीआर है वो फाइल कर सकते थे। बट अगर आपको याद नहीं रहा, आप अगर भूल गए, आपके ध्यान से निकल गया, तो उसके लिए आपके पास बिलेटेड आईटीआर का ऑप्शन था। तो बिलेटेड आईटीआर जब आप फाइल करते थे तो उसकी लास्ट डेट होती थी 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर आपकी जो होती थी बिलेटेड की लास्ट डेट, लेकिन बिलेटेड में आपको पेनल्टी के साथ में, मतलब लेट फीस के साथ में, आपको लेट फीस, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती थी बिलेटेड आईटीआर फिल करने टाइम पे। अब थर्ड ऑप्शन है रिवाइज्ड आईटीआर। मतलब आपने आईटीआर 31 जुलाई को मतलब 31 जुलाई तक फिल कर दिया, बट उसके बाद में अगर आपको चेक करना है, अगर आपको आपके आईटीआर फॉर्म को चेक करना है, तो उसके लिए रिवाइज्ड आईटीआर का ऑप्शन होता था, जिसमें आप 31 दिसंबर तक उसे रिवाइज कर सकते थे। अब समझते हैं न्यू रिज्म को। न्यू रिज्म क्या है कि 31 जुलाई तक के आप आपका ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और वही सेम अगर आप भूल गए, अगर आपने नहीं किया है, तो आपके पास बिलेटेड का ऑप्शन है। 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी के साथ में, लेट फीस के साथ में। और रिवाइज्ड आईटीआर मतलब आप आपके आईटीआर फॉर्म को रिवाइज्ड भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट होती थी, 31 दिसंबर तक आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। बट अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अरे यहाँ पे तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है, और वो है नो बिलेटेड रिटर्न फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। मतलब जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम होता था पहले, उसमें बिलेटेड आईटीआर का जो ऑप्शन है वो अब नहीं होगा, वो अब कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि ओल्ड रिज्म में अब बिलेटेड का ऑप्शन नहीं रहेगा। 31 दिसंबर जो आप बिलेटेड का ऑप्शन फिल करते थे, मतलब आपने अगर जुलाई में आप आपका आईटीआर फिल करना भूल गए, तो आप बिलेटेड फॉर्म, आपका जो ओरिजिनल आईटीआर है वो भूल जाने के बाद आप आपका बिलेटेड फॉर्म फिल करते थे। बट अब आप ओल्ड रिज्म में इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं, आप इसे नहीं फील कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जनरली पब्लिक न्यू रिज्म का ही यूज करे, न्यू रिज्म के ही जो बेनिफिट है वो उससे उठाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड रिज्म में फिल नहीं कर सकते, आप ओल्ड रिज्म में आपका आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक न्यू फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जो है 10IEA। इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आप ओल्ड रिज्म में फिर से आप आपका आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और ओल्ड रिज्म में आपको जो है बिलेटेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ओरिजिनल आईटीआर मिलेगा और आपको रिवाइज्ड आईटीआर मिलेगा, लेकिन ओल्ड रिज्म में आपको बिलेटेड का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो ये ही है नई रूल्स एंड जो नए चेंजेस है वो इस साल इसमें हुए हैं। तो अगर आप न्यू रिज्म की जगह ओल्ड रिज्म में जाते हैं, तो उसके बाद में आप फिर दोबारा न्यू रिज्म में नहीं आ सकते। तो ये रूल्स जो है ये जनरली फर्म्स के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके लिए है, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप इजीली न्यू रिज्म या ओल्ड रिज्म में इजीली जा सकते हैं। तो आई होप आपको आईटीआर की जो वीडियो है वो डिटेल में समझ चुकी होगी। आपको आईटीआर क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आईटीआर के जो
डिफरेंट टाइप्स है, जो 7 टाइप्स है, जो 7 कैटेगरीज है कि कौन सी कैटेगरी में आपकी कौन सी इनकम आनी चाहिए और कौन सा आईटीआर फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं, ये हमने आज इस वीडियो में आपको समझाने की और कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ में भी आई हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।